नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जिट पोल्स एंड द ओपिनियन पोल। तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि अभी स्पेशली आज के दिन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट की एग्जिट पोल्स रिलीज करी जा रही हैं और इस पर्टिकुलर चीज़ के चलते हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज एग्जिट पोल और व्हाट इज ओपिनियन पोल और दोनों में अंतर क्या होता है और हमारे जो कानून है, खास करके जो हमारा आरपीए एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वो बेसिकली इन पोल्स को लेकर क्या कहता है। तो जानेंगे सब कुछ इन चीज़ों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी और अनअकैडमी की ऐप पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। राइट, तो देखिए सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि फिलहाल जो है असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट करवाई गई थी इन 5 स्टेट्स के लिए, जिसमें कि केरल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, वेस्ट बंगाल है और असम भी है। और कई सारी स्टेट्स के लिए जो है एग्जिट पोल्स ऑलरेडी रिलीज करवा दी गई हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें आज के दिन जो है कई सारे शायद हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के फाइनल रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे। खैर, यहाँ पर आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज को शेयर करने के पीछे जो मेन रीजन मेरा है वो बेसिकली आपको यहाँ पे पार्टीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि कौन सी पार्टी कितनी आगे है। आपको ध्यान देना है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कि ये वाली जो पोल्स हैं ये पब्लिश करने वाली एजेंसीज कौन सी हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया, फिर एबीपी सी वोटर, इंडिया टीवी पीपल्स पल्स, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य। सिमिलरली अगर आप केरल के लिए देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया। ये बेसिकली कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो कि एग्जिट पोल कंडक्ट करवाती हैं। ये एजेंसीज हो सकता है कि किसी न्यूज़ चैनल के साथ सीधा ताल्लुकात रखती हों, हो सकता है कि ये एजेंसीज इंडिपेंडेंटली काम करती हों, हो सकता है कि ये एजेंसी केवल यही काम करती हो कि भाई केवल और केवल एग्जिट पोल को ही यहाँ पर समझने के लिए या फिर अंडरस्टैंड करने के लिए इनको बनाया गया हो। इन एजेंसीज के बारे में आगे जाके बात करूंगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं किसी भी एग्जिट पोल में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओपिनियन पोल क्या होता है और इसी के माध्यम से समझेंगे कि असल में एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अंतर क्या होता है। देखिए, ओपिनियन पोल बेसिकली एक ऐसी इंक्वायरी होती है इनटू द पब्लिक ओपिनियन जो कि लोगों को रैंडमली इंटरव्यू करके निकाली जाती है। तो होता क्या है, अभी इलेक्शन मान लीजिए शुरू नहीं हुई है तो इलेक्शन के पहले दोस्तों होती है ओपिनियन पोल, और ओपिनियन पोल में एक बड़ा सा सैंपल स्पेस लेकर के उस सैंपल स्पेस में रैंडम लोगों को बेसिकली इंटरव्यू किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप जो है किस पार्टी के लिए वोट करने वाले हो, या फिर आप किस पार्टी में आपको क्या पसंद है, किस पार्टी में आपको क्या नहीं पसंद है। कहने का मतलब यह है कि जो ओपिनियन पोल है इसमें कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, विच इंक्लूड्स कि आप किसको वोट करने वाले हो या आपकी पसंद नापसंद किसी पर्टिकुलर पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए किस तरीके से है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि इस पर्टिकुलर ओपिनियन पोल में जिन लोगों की आप पोल लेने जा रहे हैं, इट इज पॉसिबल कि शायद उन लोगों में से कुछ लोग आगे वोट करने जाएं, कुछ लोग आगे वोट करने ना जाएं। तो बेसिकली ओपिनियन पोल इंक्लूड्स ऑल द पीपल हु मे और हु मे नॉट वोट इन द अपकमिंग इलेक्शन। ओपिनियन पोल इंपॉर्टेंट क्यों है फिर? अगर यहां पर हमें यही नहीं मालूम कि ये लोग आगे जाके वोट करेंगे या नहीं करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इलेक्शंस को बहुत ही सीरियसली फॉलो नहीं कर रहे होते हैं और इसीलिए यहां पे ओपिनियन पोल्स हेल्प करती हैं। क्योंकि मान लीजिए ऐसा मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर स्टेट में 1000 लोगों की ओपिनियन पोल ले ली गई है। उस 1000 लोगों की ओपिनियन पोल को कोई ना कोई न्यूज चैनल अपनी न्यूज पे चला देगा। अब जिन लोगों को यहां पर जानकारी नहीं थी उन पर्टिकुलर पोल्स के बारे में, वो इस पर्टिकुलर ओपिनियन पोल से अपना फैसला ले सकते हैं। तो बेसिकली ओपिनियन पोल इज हेल्पिंग दोज पीपल हु आर अनडिसाइडेड अबाउट देयर चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जिनको या तो ये नहीं मालूम कि इलेक्शन में चल क्या रहा है, या फिर जिनको मालूम तो है लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ओपिनियन पोल्स काफी ज्यादा हेल्प करती है। मोर इंपॉर्टेंटली ओपिनियन पोल का हमारी लोकतंत्र को और मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल है। देखिए, हमारे लोकतंत्र के लिए इलेक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग माना जाता है। अब जितने ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर इलेक्शन में आके हिस्सा लेंगे उतना हमारे लोकतंत्र के लिए बेहतर है। तो ओपिनियन पोल्स, क्योंकि अब कई सारे लोग हैं जो कि अपनी विचारधारा इस पर्टिकुलर पोल के हिसाब से बना रहे हैं, जो ये 1000 लोगों ने वोट करी थी, राइट, इसके हिसाब से कई सारे लोग हो सकता है कल को वोट देने के लिए बाहर निकलेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। ये सारे के सारे फायदे हैं जो कि ओपिनियन पोल्स यहाँ पे कंडक्ट करवाती हैं।
यहां पर भी अगर आप देखेंगे इस फोटो को शेयर करने के पीछे का मेन रीजन क्या है कि यहां पर ये एजेंसीज हैं जो कि इन ओपिनियन पोल्स को कंडक्ट करवाती हैं। ये एजेंसीज फॉर एग्जांपल सी वोटर है, TV9 है, पीपल्स पल्स है, वगैरह वगैरह, ये सारी एजेंसीज हैं जो कि इन पोल्स को कंडक्ट करवाती हैं। लेकिन इसमें भी कई बार ये माना गया है कि ओपिनियन पोल्स का जो अल्टीमेटली रिजल्ट होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जांपल 2004 की बात देख लीजिए, ओपिनियन पोल्स ने ये यहां पे प्रिडिक्शन करी थी कि एनडीए का अलायंस सामने आएगा। 2004 के लोकसभा के चुनावों की बात कर रहा हूं कि 2004 में ये कहा गया था कि एनडीए का जो पूरा का पूरा अलायंस है वो यहां पे विजयी होगा। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार बनी थी 2004 में। नाउ कहने का मतलब यह है कि ओपिनियन पोल्स में जो हो वो इंपॉर्टेंट नहीं कि वो चीज आगे जाके एक्चुअली सही साबित हो, क्योंकि ओपिनियन पोल्स होने के बाद क्या होता है दोस्तों, ओपिनियन पोल्स होने के बाद एक्चुअल इलेक्शंस होती हैं और एक्चुअल इलेक्शंस काफी लंबे समय तक चलती हैं। इस पूरे के पूरे लंबे समय में पूरी की पूरी कहानी चेंज हो सकती है। इलेक्शंस के होने के बाद आपकी आती हैं एग्जिट पोल्स, जिनकी चर्चा अब मैं करने वाला हूं आपके साथ। एग्जिट पोल्स में क्या होता है, ये काफी अलग है ओपिनियन पोल से। एग्जिट पोल कहने का मतलब अब आपकी जो पोल्स हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। अब यहां पर किन लोगों से पूछा जाता है, यहां पर रैंडम लोगों से नहीं पूछा जाता है। यहां पर केवल उन्हीं लोगों से पूछा जाता है जो कि पोलिंग बूथ पर जाकर के अपनी वोट को एक्चुअली कास्ट करके आए हैं। सो इट इज टेकन थ्रू अ सैंपल ऑफ वोटर्स हु आर लीविंग द पोलिंग बूथ हु हैव एक्चुअली कास्ट देयर वोट्स। यानी कि रैंडमली लोगों को यहां पर नहीं चुना गया है, केवल उन्हीं लोगों को चुना गया है जिन्होंने असल में जाकर अपना मत दिया है। ठीक है, और यहां पर जो लोग यहां पर देकर आए हैं मत, उनका जो वर्डिक्ट होगा ये काफी हद तक डेफिनेट होगा और ये कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट्स को भी इंडिकेट कर देता है। तो ये एक दूसरा बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको समझना होगा कि अगर आप देखें ओपिनियन पोल्स में जो ओपिनियन पहले बना था हो सकता है कि वो बदल जाए, लेकिन एग्जिट पोल्स में जो आपके सामने चीजें सामने आती हैं वो लगभग तय होती हैं कि यही वाली जो पार्टी है वो जीतने वाली है। Exit poll is conducted immediately after the people have voted and it assesses the support for political parties and their candidates। ठीक है, यहां पर आपके सामने मैंने ब्रीफली बता दिया है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या अंतर है। सबसे पहला डिफरेंस कि ओपिनियन पोल जो है प्री इलेक्शन सर्वे है, एग्जिट पोल इज कंडक्टेड जस्ट आफ्टर द इलेक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज ओपिनियन पोल सीक्स टू गैदर द वोटर्स व्यूज ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज, यानी कि अलग अलग चीजें, आप किसको वोट डालेंगे, आपको किसका मैनिफेस्टो पसंद है नहीं है, किस नेता के बारे में आप क्या सोचते हैं। एग्जिट पोल जो है इट इज ओनली टू असेस द आउटकम ऑफ द इलेक्शन। यहां पर क्या है, एजेंसीज बाकी चीजों में समय व्यर्थ नहीं करती हैं, सीधा ये पूछती हैं किसको आपने वोट डाला था। कमिंग टू आरपीए, आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। जिनको आरपीए के बारे में नहीं मालूम, आरपीए बेसिकली एक ऐसा कानून है जो कि भारत में ये तय करता है कि इलेक्शंस किस तरीके से होनी है और इलेक्शंस को कंडक्ट करने का सही तरीका क्या है। इसका जो सेक्शन 126 है ये बेसिकली ये बोलता है कि इट प्रोहिबिट्स डिस्प्ले ऑफ एनी इलेक्शन मैटर बाय मींस ऑफ सिनेमेटोग्राफ, टेलीविजन और अदर सिमिलर apparatus ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 48 आवर्स बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द पोल। इसका मतलब क्या है, अब देखिए उदाहरण के तौर पे हम वेस्ट बंगाल के चुनाव को ले लेते हैं। वेस्ट बंगाल का चुनाव आपको मालूम होगा कि स्टेट काफी बड़ी है, पॉपुलेशन काफी बड़ी है, तो उसका जो चुनाव है ये अलग अलग चरणों में जो है कंडक्ट किया गया है। अब कुल मिला के वेस्ट बंगाल के चुनाव में 8 चरण थे। ठीक है, अब जब तक ये 8 चरण खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद जब तक ये 48 आवर्स खत्म नहीं हो जाते, तब तक एग्जिट पोल्स को आप लोग पब्लिश नहीं कर सकते हैं। अगर कोई न्यूज चैनल, अगर कोई अखबार, अगर कोई मैगजीन इसको पब्लिश करती है, उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई करी जा सकती है। राइट, तो ये आपको ध्यान क्या रखना है कि इस चीज को लेके इलेक्शन कमीशन और हमारा जो आरपीए है बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है। इसमें ऐसा क्यों कहा गया है, अब मान लीजिए वेस्ट बंगाल के पूरे चुनाव में 8 चरण थे, तो मान लीजिए 2 चरणों के बाद मान लीजिए किसी न किसी वोटर को उन्होंने एग्जिट पोल देखी और एग्जिट पोल को रिलीज कर दिया। अगर उनको मालूम पड़ गया कि एग्जिट पोल में ये हो रहा है, तो जो बचे हुए 3-4 चरण हैं यहां पर हो सकता है कि वोटर्स इन्फ्लुएंस हो जाए, तो ये चीज गलत हो सकती है, किसी और पार्टी के शायद ये चीज खिलाफ जा सकती है। And the last difference is exit poll is conducted after the voting is over and comprises of only those people who have voted। तो सैंपल स्पेस में केवल वो लोग हैं जिन्होंने असल में अपना मतदान दिया है, लेकिन ओपिनियन पोल के सैंपल स्पेस में तरह तरह के लोग हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग इसमें अपना मतदान दें, हो सकता है कुछ लोग अपना मतदान ना दें। नाउ
एक ये भी चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जो हमारा निर्वाचन सदन है वो इन तरह की पोल्स के खिलाफ क्यों है। आपको एक कारण तो मैंने यहाँ पे समझा ही दिया है कि मान लीजिए अलग अलग चरणों के बाद कुछ पार्टीज हैं जो कि एग्जिट पोल्स कंडक्ट करवा लेती हैं और उसके बाद बाकी चरणों में वो फैसले को बदलने के लिए कुछ चीजें वहां पर कर सकती हैं। देखिए, दोनों ही तरह की जो पोल्स हैं ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं अगर जो एजेंसी उनको कंडक्ट कर रही है वो शायद बायस्ड हो। इसी चीज पे वापस जाइए, जो मैंने आपको दिखाया था ये एजेंसीज के नाम क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई एक एजेंसी ऐसी है जो कि किसी एक पार्टी के साथ संबंध रखती है, हो सकता है उसने डेटा कुछ और कलेक्ट किया हो, लेकिन जो डेटा वो सामने पेश कर दे हो सकता है कि वो डेटा कुछ और हो, और अगर वो डेटा जो सामने पेश कर रही है वो थोड़ा अलग है, तो जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी विचारधारा बनानी थी रिगार्डिंग कि किसको वोट करना है, उनकी विचारधारा को वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओपिनियन पोल्स की, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन इन चीजों के खिलाफ है। लेकिन एट द सेम टाइम हम इनको बंद भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शंस ऑफ दीज सर्वेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द चॉइस, वर्डिंग एंड टाइमिंग। अब मान लीजिए जिस तरीके का सर्वे वो वाली एजेंसी कर रही है, हो सकता है कि वो कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रही हो कि सामने वाला जो जिस इंसान से वो इंटरव्यू कर रहे हैं, हो सकता है कि वो अपना जवाब अच्छे से ना दे पाए। वो कुछ ऐसे टाइम पे उससे वो सवाल पूछ रहे हों जिस टाइम पर मान लीजिए उनको मालूम है कि इसका जवाब इसी तरीके से आने वाला है, और या फिर नेचर ऑफ द सैंपल ड्रॉन पे भी कभी कभार डिपेंड कर जाता है। इसीलिए क्योंकि ये चीजें ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, क्योंकि इन चीजों का आपको हमेशा एक सही रिजल्ट नहीं मिलता है, इस चीज के लिए भी इलेक्शन कमीशन इन पोल्स के खिलाफ है। कई बार ये भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये बोलती हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है, नॉट इलेक्शन कमीशन की ये वाली जो पोल्स हैं ये कई बार ऐसी एजेंसीज के द्वारा करवाई जाती हैं जो कि उनके राइवल्स के द्वारा मोटिवेटेड और स्पॉन्सर्ड होती हैं। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे जो विरोध में पॉलिटिकल पार्टी है, शायद वो इनको स्पॉन्सर कर रही है, जिसकी वजह से आगे जाके इट कैन हैव अ डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट ऑन द चॉइसेस वोटर्स मेक, राइट। तो वही वाली चीज जो मैंने आपको पहले बताई, वही चीज यहां पर भी हो सकती है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन चीजों को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, इसको लेकर अपने कुछ दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है। बेसिकली इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ चीजें कह दी हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे, इलेक्शन कमीशन हैड अनाउंस्ड कि एग्जिट पोल्स कैन बी टेलीकास्ट बाय ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग वेबसाइट्स ओनली आफ्टर द फाइनल फेज ऑफ पोलिंग, कि जब तक सारे के सारे चरण खत्म नहीं हो जाते तब तक यहां पर आप इस चीज को अनाउंस नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, इट ऑल्सो स्टेटेड कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स मस्ट नॉट एयर एनी फाइनल फॉर्मल और डेफिनेट रिजल्ट्स अंटिल द रिजल्ट्स आर फॉर्मली अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। होता क्या है, एग्जिट पोल क्या था, वो केवल एक पोल था, लेकिन वो अंतिम फैसला नहीं है। अंतिम फैसला ऑब्वियसली आपका इलेक्शन कमीशन ही अनाउंस करेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने यह भी कह दिया कि कोई भी टीवी चैनल, कोई भी यहां पर ब्रॉडकास्टर जो है वो फाइनल रिजल्ट को घोषित नहीं कर सकता है, वो केवल और केवल एग्जिट पोल को ही घोषित कर सकता है, वो भी जब फाइनल फेज खत्म हो जाए, राइट। तो ये चीजें हैं जो कि एग्जिट पोल ने अपनी एडवाइजरी में दे दी हैं, और ये इसीलिए कहा गया है कि बिकॉज हमारा जो सेक्शन 126 है आरपी एक्ट का, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। साथ ही में सेक्शन 126A भी है आरपी एक्ट का, जिसमें कि ये कहा गया है, मान लीजिए कोई यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर है, कोई यहाँ पर ज्योतिष है, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कोई भी इस तरह का पर्सन है, वो अपने हिसाब से किसी भी तरह की प्रेडिक्शन ऑफ रिजल्ट्स नहीं कर सकता है। अगर करता भी है तो उन प्रेडिक्शन ऑफ रिजल्ट्स को वो पब्लिश नहीं कर सकता है, जो कि अगेन सेक्शन 126A के खिलाफ है। अब फाइनली एक और चीज बच जाती है जो कि मुझे डिस्कस करनी है आपके साथ, और ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, खास करके मेंस की परीक्षा के लिए, कि क्या इन एग्जिट और ओपिनियन पोल्स को बैन कर देना चाहिए। जी नहीं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कभी भी आपसे कोई ऐसा सवाल आता है तो आपको कभी भी ये नहीं कहना कि इनको बैन कर दो, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि भारत में आर्टिकल 19(1) है। आर्टिकल 19(1) क्या कहता है कि आप बोल सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट एट द सेम टाइम आर्टिकल 19(1) ये भी कहता है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन ग्रहण करने का भी अधिकार है, इंफॉर्मेशन रिसीव करने का भी अधिकार है। इसीलिए एग्जिट और ओपिनियन पोल्स को बैन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये चीज जरूर है कि अगर हम इनको नियंत्रित नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो सूचनाएं बाहर जा रही हैं, जो प्रेडिक्शंस बाहर जा रही हैं, वो हो सकता है कि वो फॉल्स हो सकता है कि वो इनएक्यूरेट हों। तो इन चीजों का ध्यान रखना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है। पीपल फील दैट सम ऑफ द सर्वेज आर नॉट ऑब्जेक्टिव सिंस दे आर स्पॉन्सर्ड बाय द इंटरेस्टेड पार्टीज।
तो इस चीज़ की इंश्योरिटी करनी चाहिए कि इस चीज़ को हमें एश्योर करना चाहिए कि जो एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में कुछ एजेंसीज के नाम बताए थे, उनका बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है सो दैट वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सर्ड ना हो। आर्टिकल 19(1) वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। साथ ही में इलेक्शन कमीशन इन पोल से इसलिए भी परेशान है क्योंकि कहीं ना कहीं आज के डेट में पेड न्यूज़ का भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। केवल पेड न्यूज़ ही नहीं, फेक न्यूज़ का भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इन चीज़ों को डेफिनेटली कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैन करना इसका समाधान नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे करता हूँ समाप्त दोस्तों। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना होता है कॉम्बैट में, और ये हर रविवार 11 बजे कंडक्ट किया जाता है, और पॉपुलर डिमांड पे हमने इसको हिंदी में भी अवेलेबल करवा दिया है। इसमें अगर आपको कोई कोड पूछे तो आपको एंटर करना है अनि यूपीएससी। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आपको मेरा कोड यूज करके उसको अनलॉक कर सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आप लोग मुझसे साइंस एंड टेक पढ़ना चाहते हैं तो साइंस एंड टेक का कोर्स दोस्तों ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी डेट 21 अप्रैल थी। 21 अप्रैल को शुरू कर दिया गया था। अगर आप लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो यही कोड यूज़ कीजिए। कोई भी और कोड आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी आपको फ़ोन करे, कहीं पर भी से आपको फ़ोन आए, आपको कोड यही इस्तेमाल करना है। इसमें आपके लिए 2 तरह के कोर्सेज हैं। प्लस में आपको सिर्फ क्लासेस मिलेंगी। आइकॉनिक में आपको क्लासेस के साथ में एक पर्सनल मेंटर भी मिल जाएगा जो कि आपकी तैयारी में आपके साथ रहेगा, आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाता रहेगा। अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे तो आइकॉनिक का कोर्स आपको पड़ेगा 67,000 का, और प्लस का कोर्स आपको पड़ जाएगा 44,550 रुपीज़ का। अगर आप लोग ऑप्शनल साथ में परचेज करते हैं तो वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है यूजिंग माई कोड अनि यूपीएससी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन को परचेज नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए अनअकैडमी लोन का ऑफर लेकर आया है, जिसकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो नीचे ये वाला लिंक को फॉलो कीजिए। वहां पर जाके आपको इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। With that, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.